आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले काफ़ी वीडियो से पहले हमने 2012 के फिजिक्स के राजस्थान बोर्ड के पेपर का अध्ययन किया था, फिर हमने 2013 का किया और अब 2014 चल रहा है। 2014 के मैंने कुछ वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। या कुल मिला के बात यह है कि हमने पिछले वीडियो तक 17 क्वेश्चन का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम कर रहे हैं 18वां क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। 18 क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उन विकिरणों के नाम लिखिए जो वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये बात तो आप छोटी क्लास में पढ़ ली होगी आपने कि जो पराबैंगनी तरंगें होती हैं उनको वातावरण की ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। वही चीज़ यहाँ पर आई है। उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर उच्च वेग के इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो एक्स तरंगें बनती हैं। ये आपको याद करना है। एक्सरे वगैरह जो करते हैं उसमें भी यही सिस्टम होता है। अगला है, संचार उपग्रह में प्रयुक्त होते हैं और वो होते हैं सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे या को माइक्रोवेव के द्वारा ही मोबाइल काम करते हैं, माइक्रोवेव के द्वारा ही टेलीविज़न काम करता है। और जो ये इनका सबका संबंध सैटेलाइट से होता है, ये आप जानते होंगे। या टीवी का संबंध सैटेलाइट से होता है, तो वो संचार जो उपग्रह है वो सूक्ष्म तरंगों के ऊपर कार्य करता है। लगभग 400 एनएम का मतलब नैनोमीटर, लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य परास रखते हैं। किसकी होती है? 400-700 दृश्य प्रकाश तरंगों की। मतलब कि वो तरंगे जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं वो 400 से 700 एनएम के बीच की होती हैं। आगे देखिए, अब 19वां क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए। यह किस प्रकार प्रभावित होती है जब ए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घटती है और बी अभिदृश्यक लेंस का द्वारा घटता है। ये दो है। मतलब कि सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है उसके बारे में ये हमसे बात कर रहा है। और सवाल आया था आधा 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 और आधा बराबर 2 नंबर का है। देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या है? किन्हीं दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी, मतलब जैसे मान लो मेरी आंख जो है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंटों को मेरी आंख अलग अलग देख पा रही है। अगर मैं इस पॉइंट को और नज़दीक कर दूंगा तो ये और नज़दीक आ गई, अब फिर भी मेरी आंख इन दोनों को अलग अलग देख पा रही है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पास में बढ़ा दूं तो मेरी आंख इनको अलग अलग नहीं देख पाएगी। लेकिन जब इसी को किसी लेंस की सहायता से देखूंगा तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग दिखाई देंगे। तो विभेदन क्षमता क्या होती है कि किन्हीं दो बिंबों के बीच की वह दूरी जिससे बिंबों के प्रतिबिंब मात्र विभेदित होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाती है? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। क्लियर? ऐसी हमारी आंख की भी कोई विभेदन सीमा होती है। पर जैसे कोई पत्ता है, किसी पत्ते को हम देखते हैं तो कंप्लीट वो अपने को हरे रंग का दिखाई देता है। क्लियर? मतलब कि उसके जो अंदर जो पार्ट्स उपस्थित हैं पत्ते के अंदर, वो हमारी आंखें अलग अलग नहीं देख पाती। फिर उसी पत्ते की जब स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें भी हमें कई प्रकार के कंपोनेंट दिखाई देते हैं। इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है वो हमारी आंख की सीमा से अधिक होती है। इस वजह से ये कहा है कि दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे कि दोनों बिंब मात्र विभेदित दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। और इस विभेदन सीमा का जो व्युत्क्रम है उसे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। देखो आगे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा d बराबर होता है 0.61 लैम्डा बटे म्यू साइन थीटा। ये सूक्ष्मदर्शी की क्या है भाई? विभेदन क्षमता है। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही रटना पड़ेगा। आगे देखो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को r से रिप्रेजेंट करते हैं और विभेदन सीमा को d से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पहले मैंने कह दिया था कि r का मान d के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसलिए मैंने लिख दिया r बराबर 1/d। d की वैल्यू हमने पिछले पेज पर देखी थी, उसका जब अपोजिट करते हैं तो r बराबर हो जाएगा म्यू साइन थीटा बटा 0.61 लैम्डा। क्लियर? यहाँ म्यू साइन थीटा क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है और लैम्डा क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है।
एक, चूंकि अब ए में देखो, अब आर प्रोपोर्शनल 1/λ है, आपको दिख रहा होगा आर प्रोपोर्शनल 1/λ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होने पर विभेदन क्षमता बढ़ती है। मतलब आप जो प्रकाश आ रहा है उसकी अगर तरंग दैर्घ्य कम होती है तो उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। पहली बात तो। दूसरा, आर प्रोपोर्शनल म्यू साइन थीटा आपको दिख रहा है, आर प्रोपोर्शनल म्यू साइन थीटा हो गया। और म्यू साइन थीटा वास्तव में क्या होता है, द्वारक होता है। क्या होता है, द्वारक होता है। कौन से लेंस का, अभिदृश्यक लेंस का। अभिदृश्यक लेंस का है, क्यों, अभिदृश्यक लेंस वह लेंस होता है तो वस्तु की ओर उपस्थित रहता है। क्लियर। तो आर प्रोपोर्शनल म्यू साइन थीटा हो गया। या अभिदृश्यक लेंस का द्वारक घटने पर विभेदन क्षमता कम हो जाती है। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन है हमारे सामने अब, और ये है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यदि प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 × 10⁻³ जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का है। देखो इसमें म्यू का मान है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज और ई का मान है 2 × 10⁻³ जूल, और फोटोन की संख्या n की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। यदि प्रति सेकंड n फोटोन निकल रहे हों तो क्या होता है भाई, E बराबर NH न्यू। क्लियर। या n बराबर E/h न्यू। ओके। या फिर अब इससे अपन को n का मान निकालना है, तो n का मान हो गया, E का मान है 2 × 10⁻³ जूल, और E का मान, H का मान होता है जो कि प्लांक नियतांक होता है 6.62 × 10⁻34। न्यू का मान 6 × 10⁻14 होता है जो मैंने यहाँ रख दिया है। इस सब को जब इसको सोल्व करें इस प्रोसेस के हिसाब से तो n का मान आता है हमारे पास 5.04 × 10⁻15 फोटोन प्रति सेकंड। अगला सवाल, 21 सवाल देखो, पीएन संधि के निर्माण के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। पहला, इसमें हाशी क्षेत्र, हाशी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अवक्षय क्षेत्र एवं रोधिका विभव को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन देखो, आप समझो इसको। पीएन संधि का निर्माण। क्लियर। अब पीएन संधि का निर्माण किस प्रकार से करते हैं उसकी प्रक्रिया देखो आप, ये भी रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम निम्न है, मतलब 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो हैं जिससे कि पीएन संधि का निर्माण किया जाता है वो हमने यहाँ 1 और 2 नंबर में लिख रखी है। 1 नंबर को समझिए पहले। n प्रकार के अर्धचालक पर, जो n प्रकार का अर्धचालक है उस पर तृतीय वर्ग के तत्व जैसे बोरोन B का लेप किया जाता है, बोरोन B का लेप किया जाता है, या p प्रकार के अर्धचालक पर पंचम वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस का लेप किया जाता है। उल्टा करते हैं, देखो ध्यान समझना मेरी बात को। अगर n प्रकार का अर्धचालक पर तृतीय का, मतलब n प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए आपको पता होगा कि पंच संयोजी शुद्धि मिलाई जाती है, तो n प्रकार के अर्धचालक पर तो बोरोन B का लेप करते हैं, मतलब कि n वाले के तो p वाले का अशुद्धि का लेप करते हैं। तो n अर्धचालक तो ये बन ही गया था, इसकी वजह से p बनेगा, इसकी बोरोन की वजह से क्या बनेगा, p, तो क्या बन जाएगा, pn संधि बन जाती है। इसी प्रकार p प्रकार का अर्धचालक पर, p प्रकार का बनता है त्रिसंयोजी शुद्धि के कारण, इस पर उल्टा पंच संयोजी शुद्धि का लेप करते हैं, पंचम वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस का लेप किया जाता है। क्लियर। ये इसकी प्रक्रिया होगी। अब लेप करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको किसी भट्टी में रखकर गर्म करते हैं। देखो, इसे किसी भट्टी में रखकर उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। गर्म कर देने से क्या फर्क पड़ता है कि जो एन और पी जो अलग अलग टाइप के थे वो एकजाई हो जाते हैं और एक साथ उनका बन जाता है मामला, जिससे अशुद्धि तत्वों का अर्धचालक पदार्थ में विसरण होता है, जिससे एनपी या पीएन अर्धचालक युक्ति बन जाती है। ये इसमें पीएन संधि के निर्माण करने की प्रक्रिया है। अब अवक्षय क्षेत्र या हाशी क्षेत्र किसे कहते हैं वो देखो। पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने पर इनके संधि स्थल पर एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल नहीं पाए जाते। अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत कहलाती है। क्लियर। मतलब कि अवक्षय क्षेत्र क्या होती है बेटा, जब P और N प्रकार के अर्धचालकों को मिलाते हैं तो उसके बीच में आपको अगर ध्यान हो तो वहाँ पर हमने
कुछ इस टाइप का, जैसे बीच में लाइन खींची थी, फिर ऐसे खींची थी, फिर ऐसे खींची थी, फिर यहाँ ये पी और एन टाइप का हमने बनाया था, फिर यहाँ हमने ऐसे ऐसी लाइन बनाई थी। तो ये जो चीज़ बन रही थी ये वाली, इसको क्या कहते हैं? अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जब पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो इनके संधि स्थल पर एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसी प्रभावी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। देखो, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाने पर इनके संधि स्थल पर एक प्रभावी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल नहीं पाए जाते हैं। अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत कहलाती है। अगला टॉपिक देखो, रोधिका विभव। रोधिका विभव क्या होती है? देखो कि जो अवक्षय परत होती है, ये जो अवक्षय परत होती है, इस पर एक विभवांतर रहता है। इस पर क्या रहता है? एक विभवांतर उपस्थित रहता है, विभवों का अंतर उपस्थित रहता है, जो आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है। जो आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रोधिका विभव कहलाता है। मतलब कि अवक्षय परत के ऊपर जो विभवांतर रहता है ना, वो आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है, इसलिए इसको रोधिका विभव कहते हैं। अगला देखो, अथवा दो सार्वत्रिक तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। जो यूनिवर्सल जो लॉजिक गेट है उनके नाम पूछ रहा है। एकीकृत परिपथ किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है। इसके दो लाभ भी लिखिए। देखो बेटा, तार्किक द्वार के नाम पूछता तो 5 द्वार थे अपने पास, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, या 3 भी कह सकते हैं हम। अगर केवल तार्किक द्वार के नाम पूछता तो 3 गेट है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। पर इस सार्वत्रिक कह रहा है, सार्वत्रिक अर्थात अंग्रेजी में कहें तो यूनिवर्सल। इसका मतलब होता है, सार्वत्रिक तार्किक द्वार का मतलब होता है ऐसे द्वार जिसकी सहायता से सभी द्वारों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो नैंड गेट है ना, ये इस नैंड गेट की सहायता से मैं और गेट भी प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब 3-4 नैंड गेटों को इधर उधर जोड़कर मैं और गेट प्राप्त कर सकता हूँ, या 2-3 नैंड गेटों जोड़ करके मैं एंड गेट प्राप्त कर सकता हूँ, या नैंड गेट की सहायता से मैं नोट गेट का काम भी कर सकता हूँ। नैंड गेट की सहायता से नैंड गेट का काम तो कर ही सकते हैं, और नैंड गेट की सहायता से हम नोर गेट का काम भी कर सकते हैं। मतलब एक ही गेट से कई प्रकार का मामला इसमें बैठता है। मतलब 500 जो गेट है ना, उसको एक गेट से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसके साथ भी होता है। नोर गेट की सहायता से आप एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों गेटों को सार्वत्रिक तार्किक द्वार, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। अगला देखो, एकीकृत परिपथ को अंग्रेजी में कहें तो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो ये आईसी है। कंप्यूटर वगैरह में, मोबाइल वगैरह में सब में आईसी लगी होती है, आप जानते होंगे। वह परिपथ जिसमें परिपथ के अवयव जैसे प्रतिरोधक है, संधारित्र है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है आदि एक छोटी अर्धचालक चिप के भाग होते हैं। वो क्या होते हैं बेटे? छोटी अर्धचालक चिप के ऊपर उपस्थित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ कहते हैं। लाभ नंबर 1, इनकी लागत कम होती है। किसकी? आईसी की। दूसरा, प्रचालन हेतु कम शक्ति की आवश्यकता होती है। ये 2 चीज़ें इसकी लाभ है कि आईसी है ना, बहुत कम करंट का उपयोग करती है, इसलिए हमें ज़्यादा बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, इनकी लागत कम है, अर्थात बहुत कम लागत में, बहुत कम पैसे में इसको तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। चलो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।